नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। आज की टॉप डिफेंस हेडलाइंस हैं। समंदर में भारत की ताकत और बढ़ी, देश को मिला पहला सर्वेक्षण पोत संध्याक। टाटा लॉकहीड मार्टिन एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड ने निर्यात के लिए तैयार किया भारत में बना पहला F-16 विंग। रशिया ने भारत को अपने IL-76 MD-90 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट विमान की पेशकश की। आखिरकार भारत ने रूस के साथ 5,124 करोड़ रुपए के AK-203 डील पर किए हस्ताक्षर। व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर आए। नागालैंड गोलाबारी के मामले में सेना करेगी मेजर जनरल रैंक अधिकारी पर कार्रवाई। रूस के साथ बैठक में भारत ने उठाया चीन का मुद्दा। सीमा पर अतिक्रमण को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिखे सख्त। अब चाइना अफ्रीका के अटलांटिक तट पर बना रहा है पहला सैन्य बेस। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आ गए हैं। उनका विशेष विमान दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उतरा, जिसके बाद वो हैदराबाद हाउस पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और दोनों ही नेताओं ने द्विपक्षीय वार्ता की। बता दें कि कोरोना संकट की वजह से पुतिन का ये दौरा बेहद छोटा रखा गया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये दौरा छोटा रखने का एक और कारण है, क्योंकि यूक्रेन में भी इस वक्त तनाव चरम पर है और ऐसे में रशिया के राष्ट्रपति का ये जो दौरा है वो काफी छोटा रखा गया है। बता दें कि राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे से न केवल सिर्फ भारत रूस के संबंध और गहरे होंगे, बल्कि चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों को भी एक बड़ा संदेश जाएगा। ऐसा भी कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक खास तोहफा भारत के लिए लाए हैं। राष्ट्रपति पुतिन S-400 का एक मॉडल प्रधानमंत्री को भी भेंट करेंगे। ये सब खासकर उस मौके पर होने वाला है जबकि भारत और रूस के बीच S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के 5 में से 2 सिस्टम रूस से भारत के लिए डिलीवरी के लिए रवाना किए जा चुके हैं। भारत का आज रशिया के साथ 2+2 डायलॉग भी हुआ, जिसमें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ बातचीत की। इस दौरान एस जयशंकर ने कहा कि भारत रूस के संबंध बदलती हुई दुनिया में और मजबूत हुए हैं और समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद, हिंसक उग्रवाद और कट्टरवाद को क्षेत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियों के रूप में बताया। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग में चीनी अतिक्रमण का मुद्दा उठाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चाइना लगातार अपनी हदों को पार कर रहा है और ऐसे में चीन के लिए भी एक सख्त संदेश दिया जाना बेहद जरूरी हो गया है। रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट टेंडर में 6 कंपनियों ने इसका जवाब दिया। अब केवल 3 कंपनियां ही मलेशिया सरकार की जरूरी बातों को मानने के लिए तैयार है, जिसमें कि कम से कम 30% प्रोडक्ट्स और सर्विस को लेना होगा मलेशिया की घरेलू कंपनियों से। और इन 3 कंपनियों में रशिया की रोसबोरन एक्सपोर्ट, टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और भारत का HAL शामिल है। टर्किश ने अपने हुरो के जेट को यहाँ पर पेश किया है, जिसने अभी तक उड़ान तक नहीं भरी है और कई साल लग जाएंगे इसे अपनी क्षमताओं को दिखाने के लिए। इसके अलावा रशिया के द्वारा MiG-35 पेश किया गया है और इस मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट को रॉयल मलेशियन एयरफोर्स नहीं लेना चाहती, वो इनकी जगह लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट ही चाहती है। आपको बता दें कि रॉयल मलेशियन एयरफोर्स अपने MiG-29 एयरक्राफ्ट को ग्राउंड करेगी बजाय इन्हें अपग्रेड करने के, क्योंकि इसमें लगा RD-33 इंजन एक समस्या बन चुका है और MiG-35 में भी RD-33 इंजन लगाया गया है और ऐसे में ये पूरी की पूरी बाजी आती है भारत के हाथों में। HAL ने मलेशिया को ऑफर किया है कि वो अपना MRO ज्वाइंट वेंचर मलेशिया में स्थापित करेगा और वहां की लोकल कंपनी के साथ काम करेगा और इसके अलावा डिपो लेवल की मेंटेनेंस भी करेगा, जो कि रिलायबिलिटी, अवेलेबिलिटी, मेंटेनेंसबिलिटी और सपोर्टेबिलिटी प्रदान करेगा। और इसके अलावा भारत एक और ऑफर कर चुका है, जिसमें कि 300 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस NG मिसाइल को भी इंटीग्रेटेड करके वो देगा। और काउंटर ट्रेड के मामले में तो आपको मालूम ही है कि भारत ऑलरेडी अपने तेजस एयरक्राफ्ट के लिए पाम ऑयल को खरीदेगा। भारतीय नौसेना के लिए बनाए जा रहे 4 सर्वेक्षण पोत प्रोजेक्ट में पहले संधायक को आज लॉन्च कर दिया गया है। इस वेसल को गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स ने डिजाइन और विकसित किया है। गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा संधायक को रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी ने नौसेना को सौंपा है। ये युद्धपोत देश की समुद्री सुरक्षाओं में इजाफा करेगा, क्योंकि ये पोत बंदरगाहों और हार्बर के पूर्ण पैमाने पर तटीय और गहरे पानी वाले हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और नौवाहन चैनलों और मार्गों के निर्धारण में सक्षम होने के अलावा समुद्री सीमाओं का सर्वेक्षण करने और रक्षा अनुप्रयोग के लिए समुद्री संबंधी और भौगोलिक डेटा संग्रह करने में भी कारगर है। इन जहाज को फिक्स्ड पिच प्रोपेलर के साथ संयुक्त यानी कि जॉइंटली 2 समुद्री डीजल इंजनों के द्वारा चलाया जाता है और सर्वेक्षण के दौरान कम गति पर चलने के लिए बो और स्टनर थ्रस्टर से भी लैस किया गया है। इसकी दूसरी खासियत यह है कि ये इमरजेंसी में लिमिटेड सुविधाओं के साथ काम करने में सक्षम है।
इसके अलावा खोजबीन एवं बचाव और आपदा राहत जैसी भूमिका निभा पाने में भी ये सक्षम है। इसके अलावा एक यूटिलिटी हेलीकॉप्टर सहित इन जहाजों में वापसी के लिए एक हैंगर भी होगा। इसकी कुल लागत 2435 करोड़ रुपए है और सबसे बड़ी बात यह है कि 80% सामग्री स्वदेशी है। बता दें कि इस सर्वेक्षण जहाज में नई पीढ़ी के हाइड्रोग्राफिक उपकरण लगाए गए हैं। चाइना व अफ्रीका के अटलांटिक तट पर अपना पहला सैन्य अड्डा बनाने जा रहा है। अफ्रीका के जिबूती में चीन ने पहले ही एक सैन्य अड्डा बना रखा है। यहाँ से वो अदन की खाड़ी और अरब सागर पर निगरानी रखता है। अमेरिका की क्लासिफाइड खुफिया रिपोर्ट ने कहा है कि चीन छोटे से मध्य अफ्रीका देश इक्वेटोरियल गिनी में अटलांटिक महासागर के तट पर अपनी पहली स्थायी सैन्य उपस्थिति को स्थापित करने जा रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने इक्वेटोरियल गिनी के तटीय शहर बाटा में अपना सैन्य अड्डा स्थापित करने में वो लग चुका है। चीन इस बेस के जरिए अमेरिका के पश्चिमी तट के नजदीक अपने युद्धपोतों और पनडुब्बियों को तैनात करने और उनकी मरम्मत करने में सक्षम होगा और इसे अमेरिकी रक्षा मंत्रालय, पेंटागन और व्हाइट हाउस के लिए खतरे की घंटी बताया जा रहा है। चीन की इस चाल को नाकाम करने के लिए अमेरिका के प्रधान उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन फिनर ने अक्टूबर में ही इक्वेटोरियल गिनी का दौरा किया था। उन्होंने यहाँ के राष्ट्रपति से मुलाकात की। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के एक अधिकारी ने बताया कि समुद्री सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को हल करने के लिए हमारी कूटनीति के हिस्से के रूप में हमने इक्वेटोरियल गिनी को साफ कह दिया है कि चीनी गतिविधियों से जुड़े कुछ संभावित कदम राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को बढ़ाएंगे। चीन और अमेरिका के बीच इस वक्त रस्साकसी काफी चरम पर आ गई है। दरअसल चाइना यहाँ पर अपने आप को पावरफुल बनाना चाह रहा है। अमेरिका की तरह चाइना भी अपने जगह जगह सैन्य अड्डों को स्थापित करने का प्लान कर रहा है। अमेरिका जानता है कि अगर चीन ने अटलांटिक महासागर में सैन्य अड्डा बना लिया तो इससे बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। चीनी पनडुब्बियां अमेरिका के पश्चिमी तट के आसपास तक पहुंच सकती हैं। तो आप समझ सकते हैं चाइना की महत्वाकांक्षा कहां से कहां तक जा रही है। आखिरकार भारत ने 5120 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के तहत बनने जा रही AK-203 राइफल, जिनका की लोकल प्रोडक्शन भारत में होगा, वो भी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ और 10 साल की अवधि के लिए ये होगा। तो ऐसे में अब ये डील फाइनल हो गई है। 2022 से ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा और भारतीय सेना को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के तहत 32 महीनों के बाद ये राइफलें मिल सकेंगी और इस प्रोजेक्ट को स्पेशल पर्पस जॉइंट वेंचर इंडो रशियन प्राइवेट लिमिटेड बनाएगी। इसके अलावा दोनों देशों ने मिलिट्री टेक्निकल कॉर्पोरेशन 2021 से 2031 तक के लिए बढ़ाने वाले एग्रीमेंट पर भी साइन किया है। भारत ने और भी कई डिफेंस डील रशिया के साथ की है इस समिट में, जिसमें कि डिफेंस लॉजिस्टिक शेयरिंग एग्रीमेंट भी है, जिसके तहत दोनों देश एक दूसरे के मिलिट्री बेस का इस्तेमाल कर पाएंगे और इसमें तीनों सेनाएं शामिल है, यानी कि सेना, भारतीय नौसेना और इंडियन एयरफोर्स। रशिया ने भारत को अपने IL-76 MD-90AE मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का ऑफर किया है, जिसे कार्गो, ट्रूप्स, मिलिट्री इक्विपमेंट्स और हथियारों को एयरलिफ्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। साथ ही ये पैराट्रूपर्स के लिए एयर ड्रॉपिंग, इसके अलावा कार्गो और वेपन ड्रॉपिंग भी कर सकता है। इसका सबसे खास फीचर है इसका मॉडिफाइड व्हील, यानी कि पहिया और रीइंफोर्स्ड लैंडिंग गियर, और इसका मैक्सिमम पेलोड है 60 टन का। इसके अलावा इस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में सेल्फ प्रोटेक्शन कॉम्प्लेक्स लगाया गया है, जो कि इस एयरक्राफ्ट को एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से सुरक्षा देता है। हैदराबाद स्थित टाटा लॉकहीड मार्टिन एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड ने पहले भारत में निर्मित किए गए F-16 विंग को एक्सपोर्ट के लिए तैयार कर दिया है और ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी है। इसके अलावा लॉकहीड मार्टिन ने भारत को ऑफर किया है कि अगर भारत अपने 114 MRFA डील के तहत F-21 को शामिल करता है तो टाटा लॉकहीड मार्टिन एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड में इस फाइटर जेट का निर्माण किया जाएगा। यही नहीं, इसके अलावा पहले से ही टाटा लॉकहीड मार्टिन एरोस्ट्रक्चर लिमिटेड C-130J एयरक्राफ्ट और S-92 सिरोस्की हेलीकॉप्टर्स के एयरफ्रेम कंपोनेंट्स को भी बनाता है। भारतीय सेना ने एक मेजर जनरल रैंक के अधिकारी के तहत नागालैंड नागरिक हत्याओं की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की स्थापना की है। सेना के अधिकारी ने बताया कि अधिकारी केवल पूर्वोत्तर सेक्टर में तैनात है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि दीमापुर स्थित भारतीय सेना की 3 कोर ने नागालैंड गोलाबारी की घटना के संबंध में एक मेजर जनरल रैंक के अधिकारी की अध्यक्षता में आंतरिक जांच भी शुरू कर दी है। बता दें कि नागालैंड के मोन जिले में 4 दिसंबर को सुरक्षा बलों की गोलाबारी में कम से कम 14 नागरिकों की मौत हो गई। इतना ही नहीं, इस घटना के बाद हुई हिंसा में एक सैन्य कर्मी की भी जान चली गई और कई जवान घायल हो गए। अधिकारियों ने कहा कि NSCN कैडर की आवाजाही के बारे में विशेष खुफिया जानकारी के आधार पर असम से पैरा स्पेशल फोर्स को ऑपरेशन के लिए लाया गया था। साथ ही सेना की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि सेना ने गलत लोगों को निशाना बनाया। उन्हें शक था कि वाहन में आतंकियों का समूह हो सकता है।
इसीलिए उन्होंने नागरिकों पर गोलियां चला दी। इसके बाद ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर राइफलें और रेडियो सेट छीन लिए और गुस्से में सैनिकों पर चाकू से हमला भी कर दिया। इन झड़पों में 8 और नागरिकों की मौत हो गई। यही नहीं, इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे को लोकसभा में उठाया। उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लिया और घटना से प्रभावित लोगों को सहायता राशि भी दी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम केंद्र सरकार से कह रहे हैं कि नागालैंड में अफसा कानून को हटाया जाए, क्योंकि इस कानून से हमारे देश की जो छवि है वो धूमिल हो रही है। अफसा कानून पूर्वोत्तर के विवादित इलाकों में सुरक्षा बलों को विशेष अधिकार देती है। इसके तहत सुरक्षा कर्मियों को तलाशी अभियान चलाने और किसी को भी बिना किसी वारंट के गिरफ्तार करने की अनुमति दी गई है। हालांकि दोस्तों, घटना काफी हृदय विदारक है और कहा यह जा रहा है कि ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था, लेकिन आखिर क्या था ये तो जांच के बाद पता चलेगा, क्योंकि अचानक से गोलाबारी करना सेना की तरफ से ये भी गलत है। सेना चाहती तो उनको गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन मेजर जनरल रैंक के अधिकारी ने आखिर ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से अब उस पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हो रही है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।